जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, साइंस के अपने दो टॉपिक बचे हुए थे। एक अनुवांशिकी बचा हुआ और एक अपशिष्ट प्रबंधन बचा हुआ मेरे साथियों। तो अनुवांशिकी का जो एक अपने टॉपिक बचा हुआ था उसको आज अपन पूरा करते हैं। रैपिड रिवीजन करेंगे साथियों। इसका क्या करेंगे? रैपिड रिवीजन। पूरे नोट्स आपके सामने रहेंगे। ये नोट्स जैसे ही क्लास होती है उसके बाद जिन्होंने मेरे से कोर्स ले रखा 49 का ऑनलाइन नोट्स का, वो उनको ऐड कर दिया जाएगा साथियों। साथियों आनुवंशिकी की बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक है, बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में साथियों। मेंडल से संबंधित नियम है। आनुवंशिकी कहते हैं किसको मेरे साथियों? जीनेटिक्स। जो अपनी एक पीढ़ी का जो लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में चला जाए। यानी अगर आपके अंदर ऐसी कोई खूबी है जो आपके माता पिता या आपके दादा दादी या नाना नानी में थी, तो वो खूबी अगर आपको भी मिली है साथियों, तो वो कहते हैं आनुवंशिकी गुण। जैसे कि अगर हीमोफीलिया जो रोग है, जिसके अंदर अगर चोट लगने पर रक्त बहता ही बहता है, रुकता नहीं है, तो वो साथियों वो क्या आनुवंशिक रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। उसी के बारे में आज अपन पूरा अध्ययन करने वाले हैं मेरे साथियों। साथियों ये देखिएगा, आनुवंशिकी का मैंने यहाँ पर पूरा लिया है बायोडाटा पूरा साथियों। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि सर ये नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे मेरे भाइयों। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों एवं उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन आनुवंशिकी कहते हैं। यानी ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर उस जीव के विभिन्न लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसकी विभिन्न विभिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे पूरी को क्या कहते हैं अपन? विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। कोई नहीं पूछने वाला मेरे भाइयों। यहां पूछेगा आपसे जनक कौन है, जिसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लगा उनको याद रखना है मेरे भाइयों। जनक आनुवंशिकी का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल साथियों। पूरा वैसे तो मेंडल नाम लिया जाता है लेकिन पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल मेरे भाइयों। अब है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? बैटसन है मेरे साथियों। कौन है? बैटसन है साथियों। कई जगह किताबों में वॉटसन भी लिखा हुआ है साथियों, लेकिन एक्चुअली में नाम क्या है? बैटसन है इनका। जेनेटिक्स कहते हैं आनुवंशिकी को इंग्लिश में मेरे भाई। जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा के जीन से हुई है साथियों। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉनसन ने। देखो नाम से याद रखना, जीन का किसने करा है? जोहानसन ने करा है मेरे साथियों। सबसे पहले जीन शब्द की प्रयोग किसने करा है? जीन से जोहानसन ने करा है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने करा? हरगोविंद खुराना ने। कृत्रिम का मतलब हो गया जिसने हाथों से बनाया है, मशीनों से बना हुआ। एक होता है प्राकृतिक जो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है सॉरी। एक होता है कृत्रिम जो इंसान ने अपने हाथों से या मशीनों से बनाया। तो हरगोविंद खुराना ने क्या करा है? कृत्रिम जीन का निर्माण करा है। डीएनए की खोज किसने करी है? वाटसन एवं क्रिक ने करी है साथियों। डीएनए होता है एक द्विकुंडलित मॉडल होता है मेरे भाइयों। इस प्रकार से द्विकुंडलित मॉडल रहेगा, डबल लेयर में रहता है पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूं तो साथियों इस प्रकार से, और इसके अंदर एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सब क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब डबल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। इनकी खोज की बात करें साथियों, किनकी किसने करी है? वाटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज करी है मेरे भाइयों। गुणसूत्र की खोज किसने करी है? स्टोर्सबर्ग ने करी है। साथियों ये छोटे छोटे सवाल है जो आनुवंशिकी के महत्वपूर्ण शब्द है, इनमें से सवाल हो सकता है बन जाए मेरे भाइयों। अब है मेंडल का। मेंडल की बात करें, जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे साथियों। प्रयोग किस पे करा इन्होंने? उद्यान मटर पे करा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, दो तीन बार बोलना, पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। किस पे खोज करी? उद्यान मटर में। गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मटर में? 14। इंसान के अंदर कितने पाए जाते हैं साथियों? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक्स वाई एक्स एक्स जो पाए जाते हैं उसके तर्ज पर। आनुवंशिकी के नियमों की बात करें साथियों, प्रभाविता का पहला नियम होता है। दूसरा नियम पृथक्करण का है। तीसरा स्वतंत्र अभियोजन का नियम है। देखो प्रभाविता का पहली पीढ़ी का फर्क अगर दूसरी पीढ़ी में पड़ता है तो प्रभाविता का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम है, पहली पीढ़ी का लक्षण दूसरी में पड़ा है उसको तो प्रभाविता, और अलग करना, पृथक का मतलब क्या होता है? अलग करना ही उसका नियम है। स्वतंत्र का मतलब होता है इसमें किसी पीढ़ी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सब अपने आप में स्वतंत्र है। ये तीनों नियम दिए थे मेंडल ने। हो सकता है सवाल इस प्रकार से बने कि निम्न में से मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का नियम नहीं है, तो साथियों पहला है प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अभियोजन का। कोई अलग नाम देकर के वो पूछ सकते हैं कि ये नियम मेंडल का है या नहीं है। मेंडल ने अपने प्रयोग में 1865 में, देखिएगा अब इसका थोड़ा सा विस्तार से, और मेंडल ने अपने प्रयोग 1865 में ब्रून सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किए। तो मेंडल ने जो नियम बनाए ना, वो कौन सी सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किए थे मेरे भाइयों? ब्रून सोसाइटी के सामने प्रस्तुत किए थे। 1866 में पादप संस्करण का पर प्रयोग करके शीर्षक से प्रकाशित है।
पादप संस्करण के नाम से प्रकाशित हुए थे। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहां कहां पर किस किसने करी है? ऑस्ट्रिया के अंदर एरिन वॉन शेरमैक ने करी है। ऑस्ट्रिया के अंदर देश में इसकी खोज हुई थी एरिन वॉन शेरमैक ने। जर्मनी के अंदर खोज किसने करी है? कॉर्न कोरेंसन ने, कॉर्न कोरेंस ने करी है। हॉलैंड में खोज किसने करी है? ह्यूगो डी ब्रिज ने करी है। इंपॉर्टेंट याद रखना, हॉलैंड का पूछा गया है एग्जाम में कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज ऑस्ट्रिया में किसने करी है? एरिन वॉन शेरमैक ने करी है। शेनवॉन जो थे, शेनवॉन कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। तो ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। जर्मनी में कॉल करो, जर्मनी में कॉल करो आपात स्थिति के लिए। हॉलैंड क्या होता है साथियों? ह्यूगो डी ब्रिज। हॉलैंड यानी कि पूरा लैंड है, उसके ऊपर क्या करना है आपको? ब्रिज बनाना है। तो तीनों का याद रखना। उत्परिवर्तन की खोज भी किसने करी है? ह्यूगो डी ब्रिज ने। पूरा का पूरा जमीन से उत्परिवर्तन कर दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या करा है? पूरा जमीन से उत्परिवर्तन कर दिया मेरे भाइयों। एक समान जनक से, ये जनक लिखा, एक समान जनक से उत्पन्न संतानों में जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं होती है। ये कहता है कि एक समान जनक से, अब जैसे कि एक पिता और माता से दो हुए पुत्र, एक पुत्र है और दूसरे वाला भी अगर मैं पुत्र मानता हूं, लेकिन उनमें भी विभिन्नता आ जाती है। किसकी वजह से? जीन विनिमय की वजह से। ये गुणसूत्रों का आदान प्रदान करने की प्रस्तुति है साथियों। मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण क्या है? कि मेंडल ही इतना सफल क्यों हुआ? बाकी प्रयोग तो बहुत जनों ने करे हैं। तो मेंडल ने क्या करा? एक समय में केवल एक लक्षण के ऊपर, कि मैं पौधे की लंबाई के ऊपर फोकस करूंगा, तो सिर्फ लंबाई के ऊपर फोकस करूंगा। उसके पत्तियां कैसी है, उसका फूल कैसा है, उसके रंग कैसा है, उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा। मैं एक समय में सिर्फ एक लक्षण के बारे में ध्यान करूंगा। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का उसने क्या करा? सांख्यिकी विश्लेषण। साथियों सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है? जिसके अंदर आप पूरा का पूरा चार्ट बनाते हो, डे लिख लिया कि आज फर्स्ट डे को ये हुआ, सेकंड डे को ये हुआ, थर्ड डे को ये हुआ, इस प्रकार से। तो उसने पूरा सांख्यिकी विश्लेषण करा। पादप का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करा, कि उसने ऐसा पादप लिया जो एक साल के अंदर, ये क्या होता है साथ, एक वर्षीय पादप है। एक वर्ष में आप इसके हर एक गुण देख सकते हो। कहीं ऐसा होता आम का पेड़ ले लेता तो फल आने में बहुत वर्ष लग जाते, इसलिए उसने क्या करा? सावधानी पूर्वक उसका चयन करा मेरे भाइयों। साथियों एक ये जो अपने हैं कि किस प्रकार से आगे की तरफ अगर मैं बात करूं, इसमें मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्योंकि इसका जीवन काल क्या है मेरे साथियों? बहुत छोटा है, एक वर्ष का होता है। इसमें आप सब कुछ कर सकते। मटर द्विलिंगी होता है, स्त्रीकेश्वर पुंकेश्वर दोनों होते हैं इसमें। मटर पर स्वपरागकण और पर परागकण की आसानी से होता है। मटर पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। ये मोस्ट है मेरे भाइयों, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। 7 जोड़ी कौन कौन से हैं? पादप की ऊंचाई, सबसे पहला है पादप की ऊंचाई। जो एक तो जो लंबा होगा वो उसमें तो प्रभावी गुण होगा, और बोनापन में अप्रभावी गुण। साथियों अभी प्रभावी भी पढ़ेंगे अपन, जहां पढ़ेंगे आनुवांशिकी की शब्दावली, कम से कम 20 शब्द पढ़ने वाले हैं मेरे भाइयों। प्रभावी लक्षण जो प्रभाव दिखा देता है, अप्रभावी जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो पौधे की लंबाई अगर अच्छी है तो वो प्रभावी है, और अगर वो नहीं दिखा पा रहा है तो बोना रह जाता है। पुष्प का रंग, जो फूल आता है उसके ऊपर, वो अगर बैंगनी कलर का है तो पादप अच्छा माना जाता है, सफेद रह गया तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। पुष्प की स्थिति, पुष्प अगर वो बिल्कुल बीचों बीच है, कक्ष में है साथियों, तो वो अच्छा माना जाएगा कि ये प्रभावी है। और अगर वो आगे की तरफ लग गया टहनी के जैसे यहां लग गया, तो फिर वो क्या माना जाएगा? अग्रस्त यानी अप्रभावी लक्षण। फली का रंग, अगर वो अपरिपक्व फली और हरी है तो साथियों वो प्रभावी लक्षण है। और अभी पकी नहीं है लेकिन उसका रंग पीला हो गया, रंग पहले से पीला हो गया, तो वो क्या कहेंगे? यार इसमें कोई ना कोई कीड़ा लग गया, वो क्या हो गया? खराब हो गई। फली का परिपक्व फली फूली हुई है तो वो प्रभावी है, और अगर मुरझी हुई है तो वो साथियों अप्रभावी लक्षण है। बीज का आकार, बीज अगर बिल्कुल गोलाकार है तब तो वो सही है, और झुर्रीदार है तो वो साथियों क्या है? अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग अगर वो पीला बीज है तो वो अच्छा है, और अगर देखा होगा ना मार्केट में हरे बीज लाते हैं साथियों, हरा बीज अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग कैसा होना चाहिए? हल्का पीला रंग का होना चाहिए बीज मटर का। तो ये इसके प्रभावी लक्षण है इसके, और ये क्या है? इसके अप्रभावी लक्षण है। हो सकता है एग्जाम अगर थोड़ा सा टफ बनाया जाए पेपर, तो पूछ लेंगे मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षणों में से कौन सा है, कौन सा नहीं है मेरे साथियों। अब देखो साथियों यहां पर, इससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जैसे कि ये मैं बात करूं पूरी की पूरी कोशिका, इसको कहते हैं अपन कोशिका मेरे भाइयों। इसको क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका के अंदर क्या होगा मेरे साथियों? केंद्रक। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर अगर मैं बात करूं क्या होगा? इनको कहते हैं गुणसूत्र। इनको क्या कहेंगे मेरे साथियों? गुणसूत्र। और गुणसूत्र किन से मिलकर बनते हैं? जीन से। तो साथियों सबसे छोटा अगर मैं बात करूं जीन है,
जीन से मिलकर बनेगा आपके गुणसूत्र बनेगा, गुणसूत्र किससे मिलकर के क्या बनेगा, केंद्रक बनेगा, केंद्रक से मिलकर के क्या बनती है साथियों, कोशिका बनती है, कोशिका से मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहते हैं मेरे साथियों। अगर ये मेरा हाथ है, हाथ का अंतिम हिस्सा की अगर बात करूं, सबसे मेन पॉइंट कौन है, कोशिका है साथियों। कोशिकाएं मिलकर गुच्छे का निर्माण करती है, उससे ही अपने आगे जाकर के क्या बनता है, पूरा अंग बनता है, पूरा तंत्र बनता है। तो अगर मैं बात करूं, ये कोशिका भी किससे मिलकर बनी है, जीन से बनी है साथियों। जीन से ही गुणसूत्र बनते हैं और इन जीन के कारण ही क्या होता है साथियों, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सब किससे फर्क पड़ता है, जीन का। मेन रोल किसका साथियों, चाहे बालों का रंग की बात करें, बालों का रंग, चाहे मैं बात करूं आंखों का रंग, आंखों का रंग साथियों ध्यान देना, ये सब किसकी वजह से फर्क पड़ता है, आपके जीन की वजह से। गुणसूत्र का छोटा पार्ट है जीन मेरे भाइयों। अब देखो यहां पर साथियों थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अब साथियों यहां पर समझना, शब्दावली साथियों इंपॉर्टेंट। पहली बार मैं कहता हूं राजस्थान में बहुत कम देखने को मिलता है आनुवांशिकी की। आनुवांशिकी का नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन शब्दावली स्पेशल मेंशन कर रखा है, तो 100% सवाल बनेगा साथियों। बहुत कम देखने को मिलता है। जीन, सबसे पहले जीन वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक कहा है, मेंडल ने इन्हें क्या कहा है, कारक। अभी देखो मैंने जस्ट यहां पर बात करी है साथियों, यहां पर आपने अच्छे से समझे होंगे शायद कि जीन गुणसूत्र आप समझ गए। सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक्स वाई एक्स एक्सिस ये पुरुष और महिला में होते हैं। इन गुणसूत्रों के छोटे रूप को जीन कहते हैं। इन जीन से क्या बनता है मेरे साथियों, गुणसूत्र बनते हैं। बालों का रंग, आंखों का रंग, उसका गोरापन, उसका कालापन, ये सब किसकी वजह से होता है, जीन की वजह से होता है मेरे साथियों। अगले देखो युग्म विकल्पी, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विप्रियासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं, जैसे टी व टी। जैसे पौधा अगर लंबा है, पौधा लंबा है साथियों, तो उसको कैपिटल टी से, अगर पौधा बोना है तो उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, जीन के दो विप्रियासी लक्षण है, जिनको अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। यानी जीन के दो प्रारूप होते हैं, विपरीत दोनों के दोनों, एक विपर्यासी लक्षण, दोनों के दोनों, एक अगर लंबा है तो दूसरा बोना है, उसी को अपन कहते हैं युग्म विकल्प कहते हैं मेरे साथियों। हो सकता है थोड़े साथियों मैंने ये 10th की जो 10th के नोट्स है साथियों, 10th की बुक है, 10th की बुक में आनुवांशिकी चैप्टर है, उसमें से ये पूरी परिभाषाएं उठाई है मेरे साथियों। 10th की किताब खोलना पुरानी वाली साथियों, उसमें अच्छे से परिभाषाएं दे रखी है। समयुग्मनजी क्या है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प एक समान हो। जैसे पौधा दोनों के दोनों लंबे हैं, दोनों के दोनों पौधे बोने हैं, तो उसको कहते हैं समयुग्मनजी साथियों, समयुग्मनजी। और अगर ये दोनों के दोनों, एक बोना हो गया और एक लंबा हो गया, तो इसको कहेंगे विषम युग्मनजी साथियों। आराम से, आशा करता हूं आराम से समझ आ रहा होगा। जीन गुणसूत्र का ही छोटा पार्ट है, युग्म विकल्पी गुणसूत्र के दोनों विपरीत लक्षण है। गुणसूत्र दोनों एक जैसे, जीन दोनों एक जैसे हो तो उसको कहते हैं समयुग्मनजी, अगर अलग अलग हो तो विषम युग्मनजी साथियों। अगला देखो, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप मेरे साथियों। जब किसी सजीव की बाहरी लक्षणों की, देखिएगा साथियों आराम से समझना एक बार के लिए, जैसे कि बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण क्या कहलाएगा आपके, लक्षण प्ररूप। और आंतरिक, आंतरिक लक्षण, लक्षण की जगह संरचना रख लो, या तो बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना मेरे भाइयों, बाहरी संरचना और एक आंतरिक संरचना। बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना की बात करें साथियों, बाहरी को कहेंगे अपन लक्षण और जीन किसको कह देंगे, आंतरिक संरचना को। लक्षण प्ररूप, जैसे कि पौधे की अगर मैं बात करूं, पौधा हरा है, पौधा हरा है, तो हरा कैसे पता चला, बाहर से देख लिया सर हमने तो ये इसका लक्षण प्ररूप है, बाहर से देखा इसका पौधा हरा है। मैंने कहा पत्ती, ये जो इसमें फली लगी हुई है हरे कलर की है, अरे भाई साहब सबको पता, देखने में पता चल रहा है हरे कलर की है, तो बाहर से लक्षण देख ले। लक्षण को क्या करना, लक्षण, लक्षण बाहर से दिखाई देता, सॉरी दे जाते हैं अपन को, इसकी चाल ढाल से पता चल जाता है कौन कैसा है, तो उसके लक्षण, लक्षण कह सकते हो साथियों। और जीन, जीन गुणसूत्र के अंदर केंद्रक होता है, सॉरी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर जीन होते हैं। बहुत ही आंतरिक संरचना। उसका रंग तो आपने देख लिया कि रंग है, उसका रंग सांवला है तो वो लक्षण प्ररूप है। उसकी चाल ढाल वो कैसा है अंदर से आपको नहीं पता, तो वो उसके क्या है, जीन गुण है साथियों, जीन प्ररूप है। जैसे
वो लंबा है, तो ये लक्षण प्ररूप बता दिया। लंबा के साथ में अगर मैं कहूं यहां पे साथियों जीन प्ररूप क्या होगा, शुद्ध रूप से लंबा है, अशुद्ध रूप से लंबा है, और ये शुद्ध रूप से बोना है, इसको क्या कह देंगे साथियों अपन, जीन प्ररूप। साथियों जैसे कि टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्या है आपके शुद्ध रूप से लंबा, शुद्ध लंबा। ये क्या है मेरे भाइयों, लंबा तो है लेकिन कौन सा है, अशुद्ध लंबा है। कौन सा है, अशुद्ध लंबा। और ये क्या है मेरे भाइयों, शुद्ध रूप से बोना, शुद्ध रूप से बोना। अब एक तो ये मैं कह दिया ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये बोना है। तो ये लंबा और बोना मैंने कहा ये तो इसका लक्षण प्ररूप है मेरे भाइयों। बाहर से देख के आपने बता दिया लक्षण है, लेकिन अगर अंदर की बात करूं तो शुद्ध लंबा एक है, अशुद्ध लंबा एक है, शुद्ध बोना एक है, तो ये इसके जीन प्ररूप अनुपात क्या हो जाएंगे, 1:1:1। जबकि लक्षण प्ररूप अनुपात लंबे कितने हैं, 2 है, बोने कितने हैं, 1 है, तो लक्षण प्ररूप कितना हो गया, 2:1। ये नोट्स में है जैसे लिखा हुआ है। चिंता ना करो साथियों, जिन्होंने मेरे से लिया उनको ये सब कुछ भेज दिया जाएगा। क्लास जैसे ही अपलोड होगी यूट्यूब पे उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। साथियों अगली बात करो प्रभावी लक्षण। जो अपना प्रभाव दिखा देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते F1 पीढ़ी में, देखो वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं, देखो यहाँ चित्र बना करके अगर मैं बात करूं, एक कैपिटल टी लिया और एक स्मॉल टी लिया, इन दोनों के लक्षण मैंने यहाँ रखा। कैपिटल टी स्मॉल टी का जब मैंने निषेचन करवाया तो ये कैसा पौधा बना साथियों, लंबा पौधा बना। लंबा पौधा बना क्योंकि कैपिटल आ गया तो लंबा ही बनेगा। ये क्या है, लंबा पौधा, और ये क्या है मेरे भाइयों, बोना पौधा। इन दोनों का मैंने जब संकरण करवाया मेरे भाइयों तो मुझे लंबा पौधा प्राप्त हुआ। तो ये लंबा क्या है, इसका प्रभावी लक्षण है, और जो बोनापन रह गया उसने प्रभाव नहीं दिखाया तो वो क्या रह गया, अप्रभावी लक्षण। एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है कि मुझे सिर्फ लंबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो लक्षण क्या कहलाएगा साथियों, एक संकर संकरण। अगर मैं साथियों 2 लक्षणों की, इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी फली की जानकारी भी लूं मैं साथियों, तो वो क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। अगर मैं फली के साथ साथ साथियों इसके पुष्प की जानकारी भी लूं तो वो कहलाएगा त्रिसंकर संकरण। अगर मैं सबके सब 7 विप्रेयसी लक्षणों की जानकारी लूं तो उसे कहेंगे बहुसंकर संकरण मेरे साथियों। क्या कह देंगे, बहुसंकर संकरण। अगर मैं एक लक्षण की जानकारी ले रहा हूं कि सिर्फ पौधे की लंबाई के बारे में बात कर रहा हूं तो वो क्या है, एक संकर संकरण। पौधे की लंबाई के साथ साथ उसकी पत्तियों के बारे में, सॉरी फली के बारे में बात कर रहा हूं तो वो द्विसंकर। फली के साथ साथ पुष्प की बात भी करने लग गया तो त्रिसंकरण। मैं चाहता हूं सबकी बात करूं तो बहुसंकरण कहलाएगा मेरे साथियों। परीक्षण संकरण, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है। परीक्षण यानी कि अप्रभावी जो बोनापन रहेगा उसके साथ में इसका संकरण कराएंगे। संकर पूर्वज या पश्च संकरण, पश्च मतलब क्या हो जाएगा साथियों, बाद में। वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। यानी कि जो F1 पीढ़ी रहेगी टी और कैपिटल टी, तो यहाँ ये जो स्मॉल टी ये कहलाएगी साथियों प्रथम पीढ़ी। ये क्या कहलाएगी, प्रथम पीढ़ी। इनके बारे में साथियों बात करें, इनमें से किसी भी एक, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है ना जो संकरण, जैसे कि किसी भी एक के साथ में, जैसे एक टी और ये टी ले लिया, ये कैपिटल टी ये ले लिया, ये इधर करा, इसका इधर वाली तरफ करा, इन दोनों का यहाँ पर और इसका भी यहाँ पर, तो ये एक दोनों का अलग अलग करा, दोनों में से किसी एक का भी करेंगे तो क्या कहलाएगा आपके संकर पूर्वज। व्युत्पन्न संकरण, वह संकरण जिसमें एक पादप को नर तथा दूसरे पादप की मादा जनक के रूप में प्रयोग किया जाए, तो दूसरे क्रॉस में प्रथम पादप के मादा तथा दूसरे पादप के नर जनक के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे व्युत्पन्न संकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संकरण। साथियों एक तरफ नर होगा और एक तरफ मादा होगी साथियों। इस प्रकार से अगर संकरण करवाया जाए तो उसको कहते हैं अपन युग्म विकल्प, क्या कहेंगे, व्युत्पन्न संकरण कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न संकरण साथियों। अगला देखो जनक पीढ़ी। साथियों देखो मैंने कहा था कम से कम 20 लेकर के आऊंगा, तो आप देख सकते हो 15 हो चुकी है। जनक पीढ़ी साथियों पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, 20-20 शब्दावली इनकी। जनक पीढ़ी मेरे भाइयों, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण या क्रॉस करवाया जाए उन्हें जनक कहा जाता है। जनक किसे कहते हैं, जो क्रॉस करते हैं, यानी कि एक लंबा और एक बोना पौधा लिया, क्रॉस करा तो वो लंबा और बोना पौधा क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे। जैसे अभी अपन ने बात करें व्युत्पन्न वाले में, नर और मादा क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे मेरे साथियों। F1 जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को अपन क्या कह देंगे मेरे भाइयों, जैसे कि ये देखो जनक हो गए पादप, इनको क्रॉस कराया तो ये जो पहली पीढ़ी बनी इसको तो F1 पीढ़ी, इससे फिर सेकंड पीढ़ी बनेगी इसको F2 पीढ़ी कहेंगे। जैसे कि ये मैंने कैपिटल टी लंबा ले लिया और ये स्मॉल टी ले लिया,
ये इसको कह दिया मैंने लंबा पादप और इसको कह दिया बोना पादप। इन दोनों के संकरण से एक कैपिटल एक स्मॉल ये बन गया मेरे भाई। इसको कह दिया मैंने F1PD। क्या कहा है? F1PD। अब इस F1PD को मैंने अलग अलग लिया, दोनों को, दोनों F1PD है, इसको लिया और इसका संकरण करा, इस T से इसका T कराया तो ये कैपिटल T बना। इस T से अगले वाले T का कराया कैपिटल T और स्मॉल T। इस स्मॉल से मैंने कैपिटल का कराया तो कैपिटल और स्मॉल साथियों। इस स्मॉल से इसको करवाया स्मॉल और स्मॉल साथियों। तो ये इस प्रकार से संकरण जो हुआ है उसको अपन ने कह दिया F2PD। देखो ये F1PD है और ये क्या हो जाएगी? F2PD हो जाएगी मेरे भाइयों। क्या हो जाएगी? F2PD हो जाएगी। एक संकर अनुपात, एक संकर से प्राप्त अनुपात। जब देखो एक संकर अनुपात, एक संकर से प्राप्त अनुपात, द्विसंकर अनुपात, दो संकर से प्राप्त अनुपात। संकर किसे कहते हैं? क्रॉस करवाना ही संकरण कहलाएगा। अब देखो मेंडल की वंशागति के नियम मेरे भाइयों 3 नियम दिए थे। इन तीनों नियमों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मेंडल ने उद्यान मैटर के ऊपर संकेतों में कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें मेंडल की वंशागति के नियम कहा जाता है। पहला है प्रभाविता का नियम। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे को मध्य, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, दूसरा छिप जाता है। इससे होने वाले प्रभावी जो प्रभाव हुआ ना साथियों, उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। देखो इसकी मैं बात करूं, ये लंबा पादप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबा। अशुद्ध है लेकिन होगा क्या? लंबा। यानी इसने अपना प्रभाव दिखा दिया है। प्रभाविता का मतलब प्रभाव दिखाया है और इसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, अप्रभावी रह गया। ये क्या रह गया? प्रभावी। इसको तो अपन कहते हैं प्रभावी और इसको कह दिया मैंने अप्रभावी। तो जिसने अपना प्रभाव दिखा दिया प्रथम पीढ़ी में वो क्या लक्षण कहलाएगा साथियों? प्रभाविता का नियम कहलाएगा। साफ साफ आगे देख सकते हो, चित्र पूरा बना हुआ है। यदि शुद्ध लंबे पौधे टी को शुद्ध बोने पौधे स्मॉल टी कैपिटल टी को स्मॉल टी से संकरण करवाए तो एक कैपिटल और एक टी है तो लंबा, लेकिन कौन सा है साथियों? अशुद्ध लंबा है। कौन सा है? अशुद्ध लंबा है। बोने ने अपना अशुद्ध लंबा, बोने ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया, लंबेपन ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। तो प्रभाविता का नियम। पृथक्करण का इस नियम के अनुसार संकर F1PD के पादप में दोनों विपरीत लक्षण जोड़े युग्म से विद्यमान रहते हैं। ये लक्षण F2PD में पृथक हो जाते हैं। देखिएगा यहां तक तो क्या है साथियों? प्रथम वो जो अपन ने प्रभाविता का पढ़ा वही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर मैं बात करूं इस कैपिटल को इससे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इस कैपिटल को इधर वाले से कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल से बड़े वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल से इस स्मॉल के साथ स्मॉल टी। साथ ही यहां पर मैं बात करूं ये कहलाएगी आपकी दूसरी पीढ़ी F2PD कहलाएगी मेरे भाइयों। ये F2PD कहलाएगी। और यहां पर क्या हो जाएंगे? जो इसके गुण थे ना वो अप्रभावी हो गए। साथियों प्रभावी तो थे, अब ये क्या हो गए? गुण जो थे पृथक हो गए, अलग अलग हो गए। इसी नियम को क्या कहा गया? पृथक्करण का नियम कहते हैं मेरे भाइयों। इसके लक्षण प्ररूप अनुपात 3 एक जैसे हैं। देखो ये कहलाएगा आपके लंबा, ये कहलाएगा लंबा क्योंकि कैपिटल आ गया टी, ये भी लंबा क्योंकि कैपिटल टी आ गया, और ये दोनों के दोनों स्मॉल इसलिए क्या कहलाएगा? बोना। अब बाहर से देखा मैंने यार 3 लंबे हैं तो लक्षण प्ररूप 3:1। लक्षण बाहर से दिखते हैं तो 3:1। अब मैं बात करूं इनके अंदर की तो साथियों अंदर की बात करूंगा तो शुद्ध रूप से लंबा ये क्या कहलाएगा? शुद्ध लंबा। और ये क्या कहलाएगा? अशुद्ध लंबा। ये भी अशुद्ध लंबा और ये शुद्ध रूप से बोना। तो साथियों शुद्ध लंबे कितने हैं? 1 है। अशुद्ध लंबे कितने हैं? 2 है। शुद्ध बोना कितना है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका जीन प्ररूप अनुपात। साथियों बहुत ही शानदार, इस तरीके से नोट्स शायद ही आपको कहीं मिलेंगे मेरे भाइयों। अब देखो अगला, ये वाला नहीं पढ़ना अपन को, तीसरा नियम देखो यहां पर सीधा सीधा स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम। साथियों यह नियम द्विसंकर संकरण। अब ये भी मोस्ट है साथियों। मेंडल का जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, ध्यान रखना प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम मेरे भाइयों। इसके बाद में है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। ये दोनों के दोनों नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण पर आधारित है मेरे भाइयों। और ये जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये नियम जो है मेरे भाइयों द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये ध्यान रखना
एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पर आधारित है मेरे भाइयों। यह नियम द्विसंकर के परिणामों पर आधारित है। इसके अनुसार दो जोड़ी विपरीयासी लक्षणों वाले दो पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है। दो अलग अलग होते हैं, दोनों के दोनों विपरीयासी लक्षण रहेंगे, दो जोड़े रहेंगे। इन लक्षणों को पृथक स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे को प्रभावित नहीं करती है मेरे भाइयों। क्या नहीं करती है? नहीं करती है। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अफ्यून का पूरा चित्र देख लेना चाहिए आप। देखिएगा, ये तो आप शायद पढ़ रखे हैं, जैसे कि यहां पर सारणी आपसे कोई नहीं पूछने वाला मेरे भाइयों। ये टेंथ की कॉपी में से है, जैसे नोट्स उठाए मैंने। यहाँ पर अपन जो ट्यूशन भी करवाते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी आते हैं अपने, ये पुरानी बुक, पुरानी नोटबुक के साथ। अभी तो पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है पिछले 2-3 सालों में 10th का। ये सिलेबस की बात करें, ये अपना 2021 के लगभग के नोट्स है साथियों। 2021 के 10th आप राइटिंग पहचान सकते हैं, जो मैं लिखता हूं, मैं नोट्स आपको दे रहा हूं, वही राइटिंग है साथियों, अलग से नहीं है। यानी कि अपनी खुद की सेल्फ लिखी हुई राइटिंग है, किसी बच्चे की नहीं है मेरे भाइयों। तो ये अपने इतने काम का नहीं है। न ये सारणी काम की है मेरे भाइयों। सारणी कैसी है? वाई वाई को पीड़ाकार गोलाकार मान रखा, अपने काम की नहीं है। अपने काम का जो मैटर है मेरे भाइयों, ये वाला है। इसके लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है? 9:3:3:1। यानी स्वतंत्र अफ्यून के लक्षण प्ररूप के अनुपात की बात करूं, 9:3:3:1 रहेगा। और इसके जीन प्ररूप अनुपात की बात करें साथियों, फोन नंबर की तरह याद रखना है, 122:412, 122:412, 122:412, 1-2। देखो जोड़ो इनको, कितने? 2 और 1 3, 3 4 5 6, 6 4 10, 10 और 2 12, 13 14 15। कितने हो गए साथियों? 15। 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 1 और रह गया अनुपात, 122:412 और 121 है शायद लास्ट में। 1 2 2 412 और 12 शायद 121 होना चाहिए साथियों, लास्ट में 121। पीछे की तरफ कटिंग हो रखी है नोट्स में, 122:412 121 होना चाहिए। एक बार वापस देख लेंगे जीन प्ररूप अनुपात। अब मेंडल के नियमों के महत्व क्या है? इसके नियम में से यह कि जो बीमारियां वगैरह होती है, अपन को अंदर से पता चल जाता है कि जीन की जांच की जाती है। मेंडल के द्वारा जो नियम देगा उसके आधार पर जीन, कौन सा जीन प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी, उसकी जांच की जाती है। मेंडल की प्रस्तुति से जीन संकल्पना का पता चला है। इस नियम से संकर संतति में उत्पन्न लक्षणों का पता चलता है। इस नियम से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। साथ ही इस प्रकार से ये जो नियम वगैरह है, इसके सुझाव की मेंडल के नियमों पर आधारित है वगैरह, ये फलाना ढिमकाना, ये है। इसमें नियमों का इतना कोई खास रोल नहीं है साथियों। अब मैं बात करूं आपसे कि अगर यहां पर ये एक नंबर नोट करना आप, 88 90 62 07 64। साथियों अगर ये वाले नोट्स आपको चाहिए साइंस के, जिसमें अभी मैंने पढ़ा है उस प्रकार के, और अगर आपको, अगर मैं बात करूं यहां पर दिखा देता हूं एक बार साथियों, आनुवंशिकी के बाद में साथियों, अगर कंप्यूटर के नोट्स चाहिए कि सर हमें कंप्यूटर के इस प्रकार के नोट्स चाहिए जिसमें पूरा रंगीन प्रिंट रहेगा, देखिएगा ये एमएस एक्सेल है मेरे भाइयों। मात्र और मात्र कितने पेज में साथियों? 5 से 6 पेज। देखो इस प्रकार से पूरी डिजाइन बनाई। अगर आपको साइंस के नोट्स चाहिए, अगर आपको इस प्रकार से कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, अभी बता देता हूं और भी नोट्स साथियों, पूरा का पूरा डेमो। ये नहीं कि भेजते कुछ और है कर देते कुछ और है, ऐसा नहीं साथियों। हिंदी देखिएगा, हिंदी के सर्वनाम देखिएगा साथियों। अगर मैं बात करूं हिंदी की सर्वनाम की, नहीं तो यहां पे दूसरा देख सकते हैं, हिंदी सर्वनाम साथियों। आ नहीं रहा सर्वनाम, शायद वो भी अभी नाराज है सर्वनाम भी कि भाई साहब नहीं आएंगे। तो अभी दूसरा टॉपिक दिखा दे, हिंदी की संज्ञा आ रही है क्या? ये संज्ञा आ जाएगी मेरे साथियों। देखो एक एक पेज में, एक दो पेज में साथियों, शायद अभी नेट की वजह से लोड नहीं हो रहे पेज। देखिएगा कुछ एक पेज लोड हो रहा है, तो इस प्रकार से रहेगी, तो आपको हिंदी भी मिलेगी पूरी की पूरी। अब बात करूं मैं आपको इंग्लिश का, बता देता हूं कि इंग्लिश की साथियों, इंग्लिश का भी बता देता है। सबसे पहला अपन ने शुरू इंग्लिश का कराया साथियों, ये इंग्लिश बता देंगे आपको। अभी ये है साथियों, ये इंग्लिश मिल जाएगी आपको, नोट्स पूरे के पूरे। और इसके बाद में मैथ्स के भी मिलेंगे मेरे भाइयों, मैथ्स पूरे बाकायदा सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे। ये पूरे के पूरे मैं बात करूं 60 प्रश्नों का मैटर है मेरे भाइयों, 60 प्रश्नों का मैटर है। चूक मत जाना साथियों, मात्र और मात्र 49 रुपए में, मात्र और मात्र कितने रुपए में मेरे भाइयों? 49 रुपए में मिलेगा, मात्र और मात्र 49 रुपए में मिलेगा। अब इसके बाद में साथियों एक ये भी बात बता देता हूं कि 5 तारीख को जो अपना शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को, उस दिन साथियों इंग्लिश की एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। मैराथन क्लासेस की मैं पूरी डिटेल बता देता हूं। मैराथन क्लासेस जो आएगी साथियों, जिसके अंदर पूरा जो आपको नोट्स दिए ना, इन नोट्स को एक साथ करवाया जाएगा। इंग्लिश की होगी साथियों 5 को, 7 तारीख को आपके होगी साथियों कंप्यूटर की पूरी मैराथन क्लास कंप्यूटर के साथियों। बाकायदा जो नोट्स आपके पास उससे पढ़ाया जाएगा 7 तारीख को कंप्यूटर की। उसके बाद में साथियों मैं बात करूं 8 तारीख को,
8 तारीख को 8 सितंबर को आपकी हो जाएगी साथियों साइंस की पूरी मैराथन क्लास। 9 सितंबर की बात करूं साथियों, 9 सितंबर को आपको हो जाएगी मैथ्स की क्लास साथियों, पूरी की पूरी मैराथन, पूरा का पूरा सिलेबस साथियों। 10 तारीख की बात करूं, 10 सितंबर की मेरे भाइयों, इसके अंदर आपके हिंदी की क्लास हो जाएगी साथियों। ये शेड्यूल याद रख लेना। इसके अभी अपन टेम्पलेट वगैरह जो बनवाने होते हैं वो बनवा के आपको व्हाट्सएप वगैरह विभिन्न ग्रुप पे भी डाल देंगे। जो नोट्स आपके हाथ में रहेंगे मेरे भाइयों, ये पूरी पीपीटी के द्वारा पढ़ाई जाएगी साथियों, हस्तलिखित नहीं, पीपीटी के द्वारा पढ़ाई जाएगी, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा सुविधा हो मेरे साथियों। नोट्स को अपने पास में रखना और दिल लगा के मेहनत करनी। अंतिम जो मैंने टाइम टेबल एक शेड्यूल बना के दिया है आपको टाइम टेबल का, उसको फॉलो जरूर करना मेरे भाइयों। तो साथियों क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।